लास्ट क्लास में क्या क्या हुआ था? पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटीज एक्ट 1972। पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटीज एक्ट 1972। आज हम लोग देखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ ग्रेचुइटी, सेक्शन 7। सेक्शन 7 डिटर्मिनेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ ग्रेचुइटी। ये सेक्शन हम लोग को क्या बोलता है कि प्रोसीड्यूर फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ ग्रेचुइटी, मतलब ग्रेचुइटी का प्रोसेस कैसे कैसे होगा वो सब हम लोगों को देखना होगा। एज सून ऑफ द ग्रेचुइटी becomes payable, the employer shall whether the employee has made application or not। अगर एम्प्लॉई एप्लीकेशन करता है या नहीं भी करता है तो ग्रेचुइटी तो निकालना ही होगा कि उसका पूरा 5 साल में या फिर जितना साल तक वो एम्प्लॉय में है, काम करता है, तो उसका ग्रेचुइटी अमाउंट कितना होगा। ठीक है, तो देन ही इज़ टू गिव नोटिस टू द पर्सन टू whom द ग्रेचुइटी इज पेएबल एंड ऑल्सो द कंट्रोलिंग अथॉरिटी। किसको देगा नोटिस? जिसको ग्रेचुइटी मिलना चाहिए उसको एक नोटिस मिलेगा कि इतना अमाउंट आपका ग्रेचुइटी पेएबल निकलता है, और टू द कंट्रोलिंग अथॉरिटी, जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी होता है उनको भी एक नोटिस जाएगा कि अमाउंट इतना अमाउंट उनका ग्रेचुइटी निकलता है। और कौन सा फॉर्म में जाएगा? फॉर्म एल। फॉर्म एल में नोटिस करना होगा एम्प्लॉई को और कंट्रोलिंग अथॉरिटी को। ठीक है, द एम्प्लॉयर शैल अरेंज, तो एम्प्लॉयर क्या करेगा कि 30 दिन के अंदर अंदर कितना ग्रेचुइटी अमाउंट होता है वो उसको अरेंज करना होगा फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स बिकमिंग पेएबल टू द पर्सन टू होम इट इज़ पेएबल। उस दिन से, जिस दिन से उसका पेएबल निकलता है उस दिन से 30 दिन तक उसको ग्रेचुइटी अमाउंट अरेंज करना होगा। ठीक है, अगर वो नहीं करता है तो क्या होगा? एम्प्लॉयर अगर नहीं करता है वो वाला अमाउंट, तो एम्प्लॉयर इज लाइबल टू पे इंटरेस्ट एट द रेट 10%। 10% के पर एनम 10% के हिसाब से उसको इंटरेस्ट भी ऐड करके देना होगा। इफ़ द डिले इन पेमेंट, अगर एम्प्लॉयर पेमेंट करने में डिले करता है, इज़ ड्यू टू द फॉल्ट ऑफ द एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर हैज़ ऑब्टेन, क्या हो जाएगा? उसको परमिशन इन राइटिंग फ्रॉम द कंट्रोलिंग अथॉरिटी। अगर उसको डिले होता है तो उसको परमिशन लेना होगा। किससे लेना होगा? कंट्रोलिंग अथॉरिटी से परमिशन लेना होगा कि कुछ रीज़न के वजह से पेमेंट डिले होगा। ठीक है, अगर ग्रेचुइटी का अमाउंट, इफ़ द क्लेम फॉर ग्रेचुइटी इज़ नॉट फाउंड एडमिसिबल, अगर ग्रेचुइटी का अमाउंट एडमिसिबल नहीं है तो क्या करना पड़ेगा? इशू अ नोटिस इन फॉर्म एम। अगर एडमिसिबल हो जाता है, क्लेम एडमिसिबल हो जाता है कि कितना देना होगा, तो फॉर्म एल में देना होगा। किसको किसको बताना होगा? एम्प्लॉय को और कंट्रोलिंग अथॉरिटी को। और अगर एडमिसिबल नहीं है तो फॉर्म एम में टू द एप्लीकेंट एम्प्लॉई और नोटिस और लीगल हायर। किसको किसको देना होगा? एप्लीकेंट को दो, या फिर उसका नॉमिनेशन जो है, नॉमिनी जो है उसको दो, नहीं तो लीगल हायर जो है उसको देना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है एप्लीकेशन फॉर ग्रेचुइटी। ग्रेचुइटी के लिए कौन कौन एप्लीकेशन कर सकता है? रूल 7(1) प्रोवाइड्स दैट एन एम्प्लॉई हु इज़ एलिजिबल फॉर पेमेंट, जो ग्रेचुइटी के लिए एलिजिबल है वो कर सकता है। ठीक है, या फिर उसका जो नॉमिनी है एम्प्लॉई का, हु इज़ एलिजिबल फॉर पेमेंट ऑफ द ग्रेचुइटी अंडर द सेकेंड प्रोवाइजो टू सबसेक्शन 1 सेक्शन 4 शैल अप्लाई। या फिर जो लीगल हायर है,
तो कौन कौन ग्रेचुइटी एप्लीकेशन कर सकता है? एम्प्लॉय खुद, या फिर उसका नॉमिनी, या फिर उसका लीगल हेड। कौन सा फॉर्म में करेगा? एम्प्लॉय अगर खुद करता है तो फॉर्म आई में, अगर नॉमिनी एप्लीकेशन करता है तो फॉर्म जे में, और अगर लीगल हायर करता है तो फॉर्म के में। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं कि कैसे करके होगा। एप्लीकेशन कौन कौन कर सकता है? एप्लीकेशन फॉर ग्रेचुइटी तो आना है ना। एम्प्लॉय खुद या फिर उसका नॉमिनी या फिर उसका लीगल है। तो इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि कौन सा फॉर्म में एप्लीकेशन करेगा। तो एम्प्लॉय कौन सा फॉर्म में करेगा? फॉर्म आई, नॉमिनी फॉर्म जे, और लीगल है फॉर्म के। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट ये आ जाता है। उसके बाद नोटिस फॉर पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी। तो क्या करना होगा पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी के लिए? विदिन 15 डेज ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन। ये जो एप्लीकेशन मिलता है विदिन 15 डेज क्या करना होता है? नोटिस देना पड़ता है। नोटिस विदिन 15 डेज एम्प्लॉयर को क्या करना पड़ता है? नोटिस देना पड़ता है। अगर क्लेम इज फाउंड एडमिसिबल ऑन वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन हो जाता है तो इशू वन नोटिस इन फॉर्म एल में। ठीक है, फॉर्म एल में उसको क्या करना पड़ता है? नोटिस देना पड़ता है। या फिर अगर एडमिसिबल नहीं होता है, क्लेम जो किया है वो वाला ग्रेचुइटी अगर मतलब फाउंड नहीं हो पा रहा है, एडमिसिबल नहीं है वो वाला, तो तुम फॉर्म एम में बताओ, नोटिस दो। ठीक है, किसको नोटिस देगा? एम्प्लॉय को और कौन था? कंट्रोलिंग अथॉरिटी को नोटिस देके बताओ कि इतना अमाउंट ग्रेचुइटी पेमेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाता है इसी में ग्रेचुइटी का अमाउंट निकल गया है, उसके बाद ग्रेचुइटी मिलेगा कैसे कैसे? मोड ऑफ पेमेंट। मोड ऑफ पेमेंट में चल पेड इन कैश सबसे पहले आ जाता है। तुम कैश में दे सकते हो या फिर डिमांड ड्राफ्ट बना के दो, या फिर बैंक चेक दो। ठीक है, टू द एलिजिबल एम्प्लॉई, नॉमिनी और लीगल हेड। ठीक है,
इसमें एक ट्विस्ट आ जाता है कि इन केस ऑफ नॉमिनी और लीगल हेयर हु इज माइनर द कंट्रोलिंग अथॉरिटी शैल इन्वेस्ट द ग्रेच्युटी अमाउंट डिपॉजिटेड with him for the benefit of such minor in term of deposit with a State Bank of India or any of its subsidiaries और nationalized bank. ठीक है, अगर नॉमिनी या फिर लीगल हेयर कोई माइनर होता है तो कंट्रोलिंग अथॉरिटी क्या करेगा कि तुम वो वाला ग्रेच्युटी इन्वेस्ट कर दो कोई टर्म डिपॉजिट में जो होना पड़ेगा स्टेट बैंक या फिर नेशनलाइज्ड बैंक. ठीक है, माइनर के केस में ये वाला आ जाएगा. एप्लीकेशन फॉर डायरेक्शन रूल 10 क्या बोलता है कि प्रोवाइड्स दैट इफ द एम्प्लॉयर रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट nomination or to entertain an application for gratuity, reject the eligibility of gratuity, indicate less amount of eligible amount of gratuity in the notice and fail to issue the notice. अगर एप्लीकेशन में डायरेक्शन हो सकता है अगर एम्प्लॉयर क्या करता है रिफ्यूज़ कर देता है कि वो वाला अमाउंट हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे या फिर नॉमिनेशन जो है नॉमिनी जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा द एलिजिबल पर्सन टू रिसीव द ग्रेच्युटी जिसको ग्रेच्युटी मिलना चाहिए वो ही और शी में फाइल एन एप्लीकेशन इन फॉर्म एन विद इन 90 डेज. अगर एम्प्लॉयर रिफ्यूज़ कर देता है तो विद इन 90 डेज में फॉर्म एन फ्रॉम द डेट ऑफ ऑकरेंस ऑफ द कॉज कोई भी हो सकता है. ऊपर का जो सारा है रिफ्यूज टू एक्सेप्ट नॉमिनेशन और एंटरटेन एन एप्लीकेशन फॉर ग्रेच्युटी रिजेक्ट द जो कोई भी कॉज है तो किसको नॉमिनेट करे किसको देगा एप्लीकेशन टू द कंट्रोलिंग अथॉरिटी को फॉर्म एन में विद इन 90 डेज में वो एक एप्लीकेशन करेगा फॉर इशू ऑफ डायरेक्शन टू द एम्प्लॉयर के ऊपर आप डायरेक्शन दे. उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट पावर ऑफ कंट्रोलिंग अथॉरिटी. कंट्रोलिंग अथॉरिटी का पावर क्या है मेन रोल प्ले करता है कौन कंट्रोलिंग अथॉरिटी. तो कंट्रोलिंग अथॉरिटी का पावर हो जाता है एनफोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन एंड एग्जामाइन हिम ऑन ओथ. ठीक है, उसको आप कसम दिला के पूछ सकते हैं कि आपका कितना दिन तक अटेंडेंस था. ठीक है, रिक्वायरिंग द डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं. ठीक है, जो एक नॉर्मली एक इंस्पेक्टर का पावर होता है यहाँ पर कंट्रोलिंग अथॉरिटी का पावर सेम है. रिसीविंग एविडेंस ऑन एफिडेविट्स में आप एविडेंस ला के दीजिए या फिर इशूइंग कमीशन टू द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस. ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर में. ऑर्डर कौन सा वाला ऑर्डर जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑर्डर पास करेगा. तो आप एम्प्लॉई जो एनी पर्सन यहाँ पर कौन है एम्प्लॉई क्या करेगा अगर वो उसका ऑर्डर से एग्रीव्ड है तो विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीव ऑफ द ऑर्डर वो क्या कर सकता है अपील कर सकता है. किसको करेगा एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को वो अपील कर सकता है कि मैं ये वाला ऑर्डर से एग्री करती हूँ. ठीक है, द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और अपीलेट अथॉरिटी एज द केस may if it is satisfied that the employment appellant was prevented by sufficient cause. अगर जो एप्लीकेशन करता है उससे सफिशिएंट कॉज है उसके पास तो वो क्या करेगा एपिलेंट अथॉरिटी क्या करेगा फ्रॉम प्रेफरिंग द अपील को एक्सेप्ट करेगा विद इन द सेम पीरियड ऑफ 60
डेज, 60 डेज में कर सकता है या फिर एक्सटेंड भी कर सकता है कितना दिन तक, और नेक्स्ट 60 डेज तक एक्सटेंड कर सकता है। और द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और द एपिलेंट अथॉरिटी एज द केस मे आफ्टर गिविंग द पार्टीज टू द अपील अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी, ठीक है, दोनों पार्टीज को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देगा और उनका बात भी सुनेगा, टू बीइंग हर्ड और कंफर्म और मॉडिफाई और रिवर्स द डिसीजन ऑफ द कंट्रोलिंग अथॉरिटी। जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी का डिसीजन होगा उसको मॉडिफाई कर सकता है, कंफर्म कर सकता है कि वो ठीक ही बोल रहा है, या फिर उसको रिवर्स भी कर सकता है। तो वो किसके पास पावर है, एपिलेंट अथॉरिटी या फिर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है रिकवरी ऑफ ग्रेच्युइटी। ग्रेच्युइटी को रिकवरी भी कर सकते हैं, कब? Section 8 provides that if the amount of gratuity payable under this act is not paid by the employer, अगर एम्प्लॉयर क्या करता है, तो ग्रेच्युइटी अमाउंट है वो पेड ही नहीं करता है, किसमें? विद इन द प्रेस्क्राइब टाइम। प्रेस्क्राइब टाइम कितना था? 30 डेज, ठीक है। विद इन 30 डेज अगर वो टू द एंटाइटल जो पर्सन है जिसको देना चाहिए उसको अगर नहीं देता है तो क्या होगा? द कंट्रोलिंग अथॉरिटी शैल ऑन एन एप्लीकेशन मेड ऑन इट इन दिस बिहाफ द एग्रीड पर्सन इशू अ सर्टिफिकेट। क्या करेगा? एक सर्टिफिकेट इशू करेगा फॉर दैट अमाउंट, उसी अमाउंट में, टू द कलेक्टर हु शैल रिकवर द सेम, ठीक है। तो वो एक सर्टिफिकेट इशू करेगा वही अमाउंट में कलेक्टर को देने के लिए, हु शैल रिकवर द सेम। तो कलेक्टर आके वो वाला ग्रेच्युइटी रिकवर कर लेगा, किससे? एम्प्लॉयर से, ठीक है। और उसके साथ ऐड होके क्या होगा? विथ कंपाउंड इंटरेस्ट दे आर ऑन एट द रेट 9%। पहले भी एक रेट मिला था, कितना मिला था? विद इन 30 डेज अगर पेमेंट नहीं करता है, अरेंज नहीं करता है अमाउंट, तो उसको 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देना होगा। और अगर रिकवरी का केस होता है तो फिर 9% पर एनम से उसको इंटरेस्ट देना होगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन में कभी कभी आ जाता है, ठीक है। फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ द प्रेस्क्राइब टाइम, जिस दिन खत्म होगा उसका 30 डेज उसी दिन से ऐड होना स्टार्ट हो जाएगा 9% के हिसाब से इंटरेस्ट। उसके बाद उसके ऊपर से पेनल्टीज भी लगेगा। सेक्शन 9 बोलता है कि प्रोवाइड्स दैट हूएवर फॉर द पर्पस ऑफ अवॉइडिंग एनी पेमेंट, अगर एम्प्लॉयर क्या करता है? अवॉइड करता है एनी पेमेंट टू बी मेड बाय हिमसेल्फ अंडर दिस एक्ट और एनेबलिंग एनी अदर पर्सन टू अवॉइड सच अमाउंट सच पेमेंट नोइंगली, उसको पता है कि वो वाला ग्रेच्युइटी पेमेंट नहीं कर रहा है, और कॉस्ट टू बी मेड एनी फॉल्स स्टेटमेंट, कोई फॉल्स स्टेटमेंट या फिर फॉल्स रिप्रेजेंट दे के, ही शैल बी पनिशेबल विथ इम्प्राइजनमेंट फॉर अ टर्म विच मे टू 6 मंथ भी हो सकता है, उसको इम्प्राइजनमेंट जेल हो सकता है, या फिर उसके ऊपर फाइन लगेगा कितना? 1000 रुपीज़, और विद बोथ, दोनों भी हो सकता है। कुछ एग्जेम्पशन भी है। एग्जेम्पशन फॉर एम्प्लॉयर फ्रॉम लाइबिलिटीज इन सर्टेन केसेस, कुछ केसेस में एम्प्लॉयर को एग्जेम्पशन भी मिलता है कि आपको ग्रेच्युइटी देने का ज़रूरत नहीं है, या फिर आपके ऊपर पेनल्टीज या फिर पनिशेबल नहीं होंगे। तो सेक्शन 10 क्या बोलता है कि प्रोवाइड्स दैट वेयर एन एम्प्लॉयर इज चार्ज विद एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट, he shall be entitled upon complaint duty made by him and on giving to the complainant not less than 3 clear days। अगर 3 clear days में वो अगर पेमेंट नहीं करता है तो नोटिस इन राइटिंग, उसको एक नोटिस देना होगा इन राइटिंग में। किसको देना होगा? टू डू सो टू हैव एनी अदर पर्सन whom he charged as the actual offender brought before the court at the time
appointed for hearing the charges, and if after the commission of the offence has been proved, the employer prove to the satisfaction to the court, अगर वो प्रूफ देता है कि इतने 3 दिन के लिए मैं पेमेंट देने नहीं सकता हूँ, तो फिर वो उसको आप ऑफेंडर नहीं मानेंगे, उसके ऊपर पनिशेबल भी नहीं होगा. दैट ही हैज़ यूज ड्यू डिलिजेंस टू एनफोर्स एन एग्जीक्यूशन ऑफ दिस एक्ट. नेक्स्ट आ जाता है प्रोटेक्शन ऑफ ग्रेच्युटी. आप ग्रेच्युटी को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? ठीक है, जो एम्प्लॉयर का एक अच्छा खासा अमाउंट होता है तो उसको आप प्रोटेक्ट भी करना पड़ेगा, नहीं तो एम्प्लॉयर तो ऐसे ही खा जाएगा वो वाला अमाउंट. ठीक है, तो फिर उसके लिए भी एक सेक्शन बना है. सेक्शन 13 प्रोवाइड्स दैट नो ग्रेच्युटी पेएबल अंडर दिस एक्ट शैल बी लायबल टू बी अटैच. आप ग्रेच्युटी को अटैच नहीं कर सकते हैं. ठीक है, इन एग्जीक्यूशन ऑफ एनी डिक्री और ऑर्डर ऑफ एनी सिविल और रेवेन्यू और क्रिमिनल कोड. ठीक है, Section 13 provides that nothing withstanding anything contained in any judgment, किसी भी जजमेंट में कैसा भी रूल्स हो, आप उसको पकड़ के ग्रेच्युटी अमाउंट को आप अटैच नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तो फिर थोड़ा बहुत क्वेश्चंस देख लेते हैं. हाँ, ये यूज है, बाकी सब चीज़ों से पैसा उतना मिलेगा, इतना मिलेगा ही. ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं. कुछ डाउट है? लोन जो कंपनी से लोन आता है उसको रिकवरी नहीं करता. नहीं. ग्रेच्युटी का अमाउंट आप किसी भी कारण से अटैच नहीं कर सकते हैं. ठीक है, जेन्युइन रीज़न होना पड़ेगा. कुछ क्वेश्चंस करते हैं. हाँ, थोड़ा बहुत. Which does not amount to retirement. कौन सा वाला अमाउंट रिटायरमेंट में नहीं आता है? जैसे रिट्रिचमेंट, रेजिग्नेशन, डिसमिसल और सुपरएन्यूएशन. कौन सा वाला? हाँ, which does not amount of retirement. रिटायरमेंट के टाइम में वो रिट्रिचमेंट होता है, डिसमिसेबल, रेजिग्नेशन और सुपरएन्यूएशन. रिटायरमेंट नहीं माना जाएगा. कौन सा वाला? अगर कोई रेजिग्नेशन देता है तो उसको हम लोग रिटायरमेंट मानेंगे. अगर कोई अपने हिसाब से रिज़ाइन कर दे तो हम लोग उसे क्या करेंगे? रिटायरमेंट मानेंगे. रिटायरमेंट मानते हैं और रिट्रेसमेंट को भी मानते हैं. तो फिर कौन सा वाला नहीं आएगा? सुपरएन्यूएशन. ठीक है. ग्रेच्युटी इज पेएबल टू एन एम्प्लॉई. कब मिलेगा? ऑन इज सुपरएन्यूएशन, रिटायरमेंट, रिट्रेचमेंट और इन ऑल ऑफ द केसेस में उसको ग्रेच्युटी मिलेगा. द ग्रेच्युटी इज पेएबल टू एन एम्प्लॉई शैल नॉट एक्सीड्स नहीं. The gratuity is payable to an employee shall not exceed 12 months pay, 16 months pay or 20 months pay और 24 months pay. सेक्शन निकालो, कौन सा वाला सेक्शन है? gratuity is payable to an employee shall not exceed
क्वेश्चन में बोला क्या है? द ग्रेच्युटी इज पेएबल टू एन एम्प्लॉई शैल नॉट एक्सीड्स 20 lakhs होना चाहिए था ना, 20 lakhs होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर मंथ दे दिया है। नहीं, मंथ नहीं होगा, 20 lakhs होना चाहिए। ठीक है, तो द एम्प्लॉयर शैल डिस्प्ले एंड एब्स्ट्रैक्ट द एक्ट एंड रूल्स फॉर्म, किस में डिस्प्ले करेगा? डिस्प्ले एंड एक्सट्रैक्ट ऑफ द एक्ट एंड रूल्स इन द फॉर्म, किस में डिस्प्ले करता है? फॉर्म नंबर यू। ठीक है, नॉमिनेशन इज टू बी मेड बाय द एम्प्लॉय, कब करता है नॉमिनेशन? आफ्टर द नॉमिनेशन कब मेड करता है? नॉमिनेशन इज टू बी मेड बाय एन एम्प्लॉय आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 year सर्विस। ठीक है, उसके बाद विच विल नॉट अमाउंट टू सर्विस ऑफ नोटिस अंडर द रूल, कौन सा वाला? नोटिस नहीं होगा। विच विल नॉट अमाउंट टू सर्विस ऑफ नोटिस, किसको हम लोग नोटिस सर्व किया है वो नहीं मानेंगे। पर्सनल, हाँ हाँ हाँ, नोटिस सर्व हम लोग नहीं मानेंगे। पर्सनल सर्विस बाय रजिस्ट्रेशन पोस्ट, बाय कुरियर और बोथ ए एंड बी। जो पर्सनल सर्विस उसको अगर खुद दे तो क्यों नहीं होगा वो नोटिस? नोटिस तो दिया है ना उसको। बाय कुरियर, अगर आप कुरियर कर देते हैं, रजिस्टर्ड पोस्ट में तो देना होगा ना, आप कुरियर के हाथ में दे देते हैं तो नहीं होगा ना। हाँ, सर्विस ऑफ नोटिस एक बार देखो तो सेक्शन, सर्विस ऑफ नोटिस। Notice in Form L or Form M shall be served on the applicant either by personal service after taking mode of service of notice। देखो, either by personal service or by registered post। ठीक है, ठीक है, तो कौन सा वाला नहीं होगा? कुरियर वाला नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कुछ। डिफाइन कंटिन्यूअस सर्विस। कंटिन्यूअस सर्विस क्या होगा? ऐसे टाइप क्वेश्चंस, ऐसे टाइप क्वेश्चंस। डिफाइन कंटिन्यूअस सर्विस। सेक्शन है देखो, सेक्शन 2A डील्स विद द कंटिन्यूअस सर्विस। इसको इम्पोर्टेंट भी मार्क्स किया था। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या आ गया? कंटिन्यूअस सर्विस आपको आ सकता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन द एम्प्लॉय शैल इशू shall be said to be continuous service कब होगा? for a period he has for the period been uninterrupted service। ठीक है, uninterrupted service होना पड़ेगा, उसमें इंक्लूडिंग होगा
क्या क्या इंक्लूडिंग होगा? सिकनेस, एक्सीडेंट लीव, एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी विदाउट लीव, ये सब ऐड होगा। और किसको हम लोग कंटिन्यूस सर्विस नहीं मानेंगे? व्हेन एन एम्प्लॉई इज नॉट इन कंटिन्यूस सर्विस विद इन द मीनिंग ऑफ क्लॉज 1 फॉर एनी पीरियड 1 ईयर और 6 मंथ ही शैल बी डीम्ड टू बी कंटिन्यूस सर्विस में भी कुछ आ जाता है। और एक क्वेश्चन आ गया है, इंपॉर्टेंट है, जो अभी पढ़ाया गया था। क्या? व्हाट आर द पावर ऑफ कंट्रोलिंग अथॉरिटी? क्या क्या पावर है उसके पास? वो एग्जामिन कर सकता है, डॉक्यूमेंट्स रिसीव कर सकता है, रिसीविंग एविडेंस ऑन एफिडेविट भी ले सकता है, और इशूइंग कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। ठीक है। एक्सप्लेन द, ये भी आज कोई देखा था, एक्सप्लेन द प्रोसीड्यूर फॉर एम्प्लॉयर टू डिटरमाइन ग्रेच्युटी पेएबल। ग्रेच्युटी पेएबल को कैसे हम लोग डिटरमाइन करेंगे? क्लेम एडमिसिबल और क्लेम नॉट एडमिसिबल। अगर ग्रेच्युटी अमाउंट एडमिसिबल है तो फिर कैसा प्रोसेस होगा, और अगर एडमिसिबल नहीं है तो फिर कैसा प्रोसेस होगा? विदिन 30 डेज नोटिस देना होगा कंट्रोलिंग अथॉरिटी और एम्प्लॉय को फॉर्म L में, और अगर एडमिसिबल नहीं है तो फिर फॉर्म M में उसको नोटिस देना होगा। ठीक है। एप्लीकेंट या फिर नॉमिनी या फिर लीगल हायर को, और विदिन 30 डेज उसका अमाउंट अरेंज करना होगा, और अगर नहीं कर पाया तो 10% के अमाउंट से उसको इंटरेस्ट भी देना होगा। ठीक है। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द प्रोसीड्यूर फॉर मोड ऑफ पेमेंट। देखा था ना हम लोग, कैश में या फिर डिमांड ड्राफ्ट या फिर चेक में। और अगर माइनर का केस हुआ, नॉमिनी अगर कोई माइनर हुआ तो इन्वेस्ट करना होगा। कौन सा बैंक में? स्टेट बैंक या फिर नेशनलाइज्ड बैंक में। ठीक है। और एक क्वेश्चन था, डिस्कस द ग्राउंड्स ऑन व्हिच ग्रेच्युटी में बी फॉरफिटेड। ग्रेच्युटी को फॉरफिटेड कर सकता है कब? कौन सा ग्राउंड था? ये भी इंपॉर्टेंट मार्क किया था, सेक्शन 4 सबसेक्शन 6। द ग्रेच्युटी ऑफ एन एम्प्लॉई whose सर्विस हैव बीन टर्मिनेटेड ऑफ एनी एक्ट, विलफुल ओमिशन अगर होता है, नेग्लिजेंस कॉजिंग एनी डैमेज और लॉस अगर होता है, तो फिर आप उसका ग्रेच्युटी अमाउंट फॉरफिट कर सकते हैं। तो होली भी हो सकता है वो वाला फॉरफिटेड अमाउंट, या फिर पार्शियली भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि केसेस कौन सा कैसे टाइप का इशू है, वो डिपेंड करता है। ठीक है। अभी देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसा क्वेश्चंस एग्जाम में आता है। ठीक है। When and to whom gratuity is payable? When and to whom gratuity is payable? When and to whom gratuity is payable? When and to whom? Gratuity is payable. कब और किसको?
on the termination of his employment after years related continuously for not less than 5 years. हाँ, और किसको? अगर वो रिजाइन है उसको on his supervision, on his retirement, resignation, on his death to or decision to accident or disease, तो उसके नॉमिनी बनेगा। सेक्शन बताओ। सेक्शन 4(1) तो सबसेक्शन 1। सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 में आपको बताया गया है कि gratuity is payable to the employee who is rendered continuous service for minimum 5 years in the following circumstances. कब कब? On the superannuation or his or her retirement or resignation or on her death or disablement. ठीक है, तो इन केस ऑफ डेथ अगर होता है तो gratuity is paid to the nominee or his legal heir. If there was no nominee, in case of that, the condition of continuous service of 5 years is not applicable. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि whether Mr. Shyam, who joined the company 1/7/2005 and died 30/11/9 is entitled to gratuity. Mr. Shyam ये सब केस लॉ है, ठीक है। ज्वाइन द कंपनी on 1/7/05, ठीक है। और क्या होता है उनका हो जाता है ऑन 30/11/09 में, तो उनको ग्रेचुइटी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कितना साल हुआ है? इसके लिए हाँ हाँ 3 साल 10 महीना। तो फर्स्ट हम लोगों को लिखना पड़ेगा सेक्शन 4(1) है। सेक्शन 4 इन अकॉर्डिंग ऑफ द पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी the gratuity is payable on the employee under the following conditions, ठीक है। on death, due to resignation, on termination of his employment, due to his superannuation, ठीक है। he is required to have rendered continuous service of period of service not less than 5 years, ठीक है। उसको 5 years होना पड़ेगा। but compliance of these conditions is not necessary in case of death, ठीक है। क्या था कि 5 years उसको कंटिन्यूस सर्विस करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि इसका 5 years है या नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वाला केस है, डेथ के केस में नेसेसरी नहीं है। तो इन केस ऑफ डेथ द ग्रेचुइटी इज पेएबल टू हिज, क्या हो जाएगा, नॉमिनी या फिर उसका लीगल हेड जो होगा उसको मिल जाएगा क्या, ग्रेचुइटी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है, कि तुमको देखना नहीं पड़ेगा कि उसका ईयर्स कितना तक काम हुआ है, क्योंकि वो अचानक से उसका मृत्यु हो गया है। तो उसका जो ग्रेचुइटी अमाउंट होगा वो मिल जाएगा किसको, नॉमिनी या फिर लीगल हेयर को, उसका वो ग्रेचुइटी अमाउंट मिल जाएगा,
और एक केस देखते हैं। कंट्रोलिंग अथॉरिटी का पावर देखे थे, वही वाला क्वेश्चन सेम सेम घुमा के आ रहा है। और एक क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट। Nomination once made cannot be changed. Nomination once made cannot be changed. क्या होगा? लाइफ टाइम एक बार चेंज कर सकते हैं। सेक्शन बताओ। Nomination can be changed as per the will of the person receiving the gratuity. ठीक है, all provisions of the applicable section must be followed before such change of nomination. ठीक है, चेंज कर सकता है। ठीक है, नॉमिनेशन कैन बी चेंज एज पर द विल ऑफ द पर्सन रिसीविंग द ग्रेचुइटी, लेकिन उसको सारा सेक्शन चेक करना पड़ेगा एक बार उसका नॉमिनेशन चेंज करने से पहले। ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर रहे हो ना क्वेश्चंस? हाँ क्वेश्चन ही नोट करना हाँ क्वेश्चन ही नोट करना। ठीक है, और एक क्वेश्चन देखते हैं। Retirement and superannuation. Comment. Retirement रिटायरमेंट क्या होता है और सुपरएन्युएशन क्या होता है? जब तो सर्विस उसका खत्म होता है
जब भी सर्विस को कहीं से खत्म होता है अदर देन सुपरवाइजन एवरीथिंग इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो देखते हैं बुक में क्या है। एज पर पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट, रिटायरमेंट मीन्स टर्मिनेशन ऑफ सर्विस ऑफ एन एम्प्लॉय अदरवाइज देन सुपर एनुएशन। ठीक है, यह क्या हो जाता है, टर्मिनेशन। छोटा छोटा क्वेश्चन है लेकिन 1-2 मार्क का आ जाता है सब क्वेश्चन। और सुपरएनुएशन क्या हो जाता है, is the attainment of prescribed age by the employee at which he is retired from job. हाँ, बुक में है ना अच्छे से। जो जो क्वेश्चन करवाया है वो मार्क कर लेना, हाँ, क्योंकि यही सब जनरल नॉलेज का क्वेश्चन आ जाता है लेकिन स्टूडेंट कर नहीं पाता है। देखने में इजी लगता है लेकिन होता नहीं है। ठीक है, जैसे वो वाला डाइट वाला क्वेश्चन था, उसको हम लोग पहले क्या देखेंगे कि उसका डेट कितना है, 5 इयर्स है कि नहीं, लेकिन नहीं, वो वाला क्वेश्चन में क्या है, उसका डेथ हो गया था। ठीक है, तो उसको उसका ग्रेचुइटी मिलेगा। ठीक है, हो गया। और एक क्वेश्चन देखते हैं। कंपनी है ना, ठीक है। मिस्टर महावीर joined the company on 25/5/1987
और उसका रिटायरमेंट कब हुआ है? रिटायरमेंट 30/11/2012, ठीक है। जब उसका सैलरी था 70,000 पर मंथ, ठीक है। ही ऑल्सो रिसीव कन्वेंस अलाउंसेस, उसको और क्या मिलता था? also received 20,000 per month, Mr. Mahavir joined the company on 25th 5 1987 and retired on 30/11/2012 when his salary, जब उसका सैलरी था ₹70,000 पर मंथ, ठीक है। और एक्स्ट्रा क्या मिलता था उसको? अलाउंस मिलता था 20,000 पर मंथ और एवरेज ओवर टाइम 1,000 पर मंथ उसको मिलता था। तो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ग्रेचुइटी। ग्रेचुइटी कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग? फर्स्ट क्या देखना पड़ता है? हाँ, वो तो मिल गया है। हाँ, उसका सर्विस टाइम कितना है, ठीक है। तो सर्विस टाइम निकालो। निकालो सर्विस टाइम। ही इज एंटाइटल्ड फॉर 87 से 12 तक। He is entitled for कितना था? 25 years, ठीक है। वो कैलकुलेट करना है 6 मंथ। तो हम लोग को 6 मंथ क्या मिला था? अगर 6 मंथ प्लस होगा प्लस 5 डेज है। 6 मंथ 5 डेज है। 5 डेज हाँ 11 है, ठीक है। 25 years 6 month 5 days। तो हम लोग उसको कैलकुलेट क्या करेंगे? 26 years, ठीक है। तो
अगर हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, इसको काट देना, अमाउंट ऑफ फॉर्मूला क्या है, 15 इंटू 26 मंथ और उसका लास्ट ड्रॉन सैलरी, जो क्या है इस केस में 70,000। ठीक है, बाकी हम लोग कुछ भी नहीं ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय 26 कितना आ जाएगा देखो, 10 lakh 50,000 आया। हाँ, ठीक है, और ग्रेच्युटी का मैक्सिमम अमाउंट क्या होता है, 20 लाख। मैक्सिमम 20 लाख। तो उनको क्या कितना मिलेगा ग्रेच्युटी अमाउंट, 10,50,000। ठीक है, ठीक है, तो ये मिल जाएगा उनको ग्रेच्युटी अमाउंट। ठीक है, ये इस टाइप का क्वेश्चंस आता है। तो आज को यहीं पर ख़त्म करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952। ठीक है, स्टेट इंश्योरेंस है। अच्छा, ये नेक्स्ट